Hello friends, welcome you all in VSM board classes. In today's lecture, we are going to discuss some objective questions from our topic chemical bonding, which is very important for IITG and NEET examination. So, we are going to start with our first question. It is, which of the following molecule has a coordinate bond? अब सबसे पहले तो हम चेक करें that bond क्या होता है, तो वहाँ हम कहेंगे that element A और एलिमेंट बी, इन एलिमेंट के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है या एलिमेंट ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बन जाए और एलिमेंट बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बन जाए, तो इन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, तो उसकी वजह से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जिसमें दोनों एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स आपस में बाइंड टुगेदर एक साथ पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज टू एटम्स और अपोजिटली चार्ज आयंस इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। और इस बॉन्ड से सिस्टम में जितनी स्टेबिलिटी आती है, जो सिस्टम की एनर्जी में डिक्रीज होता है या कमी आती है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब ये बॉन्ड जो है फर्दर दो तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, एटम ए का एक इलेक्ट्रॉन एटम बी के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होता है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो इसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ हमने कहा एटम ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन हो जाता है, एटम बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन हो जाता है, और अब ये अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कह देंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एक तीसरे तरीके का बॉन्ड यहाँ पर और होता है, जिसमें हम कहें एलिमेंट ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एलिमेंट बी के साथ शेयर कर लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के होते हैं और वो दोनों एटम के बीच में इक्वली शेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कह देंगे। इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कह देते हैं, जिसमें वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसे हम कहेंगे डोनर एटम, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम। इसे डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ हम एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ईच इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें ड्यू टू वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो हम कहेंगे एलिमेंट ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, और एलिमेंट बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। तो अब यहाँ हमें पूछा हुआ है दैट किसमें ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है। हम चेक करें, क्लोरीन वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो ये अपने नियर बाई दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकेंड हम चेक करें, सोडियम ये मेटल कैटायन होगा, क्लोराइड ये नॉन मेटल एनायन होगा, और मेटल कैटायन और नॉन मेटल एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तीसरा अगर हम चेक करें, यहाँ पर हमारे पास में है एल्यूमिनियम, ये +3 कैटायन है, क्लोरीन ये -1 एनायन है, और एक एल्यूमिनियम एक क्लोराइड के साथ में आयोनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चौथा हम चेक करें, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमारे पास में है, जहाँ हम देख रहे हैं इसमें अमोनियम कैटायन क्लोराइड एनायन के साथ आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। साथ ही अब ये जो अमोनियम कैटायन बना हुआ है, इसमें हम कहें नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा अटैच्ड है, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया गया है, जिससे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। तो हमसे पूछा हुआ है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl, जिसमें अमोनियम कैटायन और क्लोराइड एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन एक प्रोटॉन के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय। अब आपको पूछा हुआ है
दैट ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड आपके पूछे हैं तो उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमने कहा दैट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट ए के पास में जो लॉन पेयर है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अपना इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को एलिमेंट बी के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर लेगा। एलिमेंट बी के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर लेगा। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या हुआ दैट एलिमेंट ए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है एलिमेंट बी के साथ। तो डोनर एटम एक ही है जिसको अपन ए कह रहे हैं और एक्सेप्टर एटम दूसरा है जिसको अपन बी कह रहे हैं। यानी हम कहेंगे बाया डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की वजह से एलिमेंट ए का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 और एक्सेप्टर एटम बी का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2। दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ पर हो रहा है जहाँ पर एलिमेंट ए अपने लॉन पेयर को एलिमेंट बी के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में शेयर कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमोनिया एंड BF3 इज कॉल्ड ट्राइफ्लोरोबोरेन। और अमोनिया के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा। तो सबसे पहले हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें। अमोनिया के लिए हम अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो नाइट्रोजन, इसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ नाइट्रोजन के पास में हम चेक करें एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको हम बोल देते हैं लॉन पेयर। सेकेंड, अगर हम BF3 ट्राइफ्लोरोबोरेन के स्ट्रक्चर चेक करें तो हम देखते हैं दैट बोरॉन के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेती है। यहाँ नाइट्रोजन का तो देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस नाइट्रोजन के पास में हम क्या चेक कर रहे हैं, नाइट्रोजन के पास में एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। वहीं बोरॉन को हम देखें तो इसके वैलेंसी शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट। और यहाँ अगर हम बोरॉन की स्ट्रक्चर बनाएं तो बोरॉन यह सेकेंड शेल का ऑर्बिटल होता है जिसमें इसके पास 2s और 2p ऑर्बिटल हैं। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 8 इलेक्ट्रॉन है। और हम कह सकते हैं कि बोरॉन के पास में वेकेंट 2pz ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर बोरॉन के वेकेंट 2pz ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लेता है और इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देखिए नाइट्रोजन डोनर एटम है और बोरॉन एक्सेप्टर एटम है। यानी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो NH3 और BF3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोवेलेंट आयन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। जहां सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये आपका होता है H2SO4। सेंट्रल एटम इसके पास में है सल्फर और सल्फर के लिए हम जानते हैं यह 16th ग्रुप का एलिमेंट है जिसके वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p4। यानी वैलेंसी शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ सल्फर के पास में प्रेजेंट हैं। अगर हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो सल्फर वैलेंसी शेल में यहाँ पर हमने इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट अब ये देखिए 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है और ये ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में अटैच्ड हैं। अब हम जानते हैं दैट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइबेसिक एसिड है। क्या है, डाइबेसिक एसिड है। यानी दोनों हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन के रूप में यह रिलीज कर सकता है और अगर हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में रिलीज होंगे दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो हायर नेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे क्या हो गया, 2 OH बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए एक OH बॉन्ड को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन ये भी अपने 16th ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी शेल में इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे, ऑक्सीजन वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही दूसरा
यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन, जिसके वैलेंसी शेल में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 2 ऑक्सीजन एटम और बचे हुए हैं और देखो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो हम रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम को कुछ इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं सल्फर किसका, थर्ड शेल का एलिमेंट है। किसका है, थर्ड शेल या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जिसमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे सल्फर अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा शेयर कर लेता है। ठीक है, तो देखिए सल्फर का ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड जो बन गया वो है कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 सल्फर ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर हैं और साथ ही सल्फर के रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन के साथ में क्या बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है। दैट मीन्स 2 सल्फर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर हैं, जिसमें सल्फर हमारा डोनर एटम और ऑक्सीजन क्या है, एक्सेप्टर एटम हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम चेक करें तो सल्फ्यूरिक एसिड इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दैट इसमें एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और दूसरे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जहां पर एक सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ में 2 कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा और रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन के साथ में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होंगे, जिनमें सल्फर डोनर एटम और ऑक्सीजन एक्सेप्टर एटम आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज। अब आपको यहाँ से पूछा हुआ है दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखने वाला कंपाउंड कौन सा है। तो देखिए जितने भी कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, हमें उन सभी की क्या करना होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो सबसे पहले हम इस ओजोन O3 के लिए ट्राई करें। हम जानते हैं दैट ऑक्सीजन इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है, तो ये नियर बाई सेकेंड ऑक्सीजन एटम के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। यहाँ दोनों ऑक्सीजन एटम 1 और 2 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तीसरा ऑक्सीजन एटम और यहाँ पर अटैच्ड है, जिसके पास में हम देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, ये सेकेंड नंबर का जो ऑक्सीजन एटम है वो अपना एक लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन एटम जो थर्ड नंबर का ऑक्सीजन एटम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा अटैच कर लेता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच में वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कंपाउंड ए ओजोन जो है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, जहां हम जानते हैं फिर से हम कहेंगे दैट सल्फर वैलेंसी शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। और अगर ऑक्सीजन को चेक करें तो एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दैट सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 ऑक्सीजन एटम और अटैच्ड होंगे, जहां सल्फर इन दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास में भी 2 सल्फर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं। और अभी अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर में देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन सल्फर के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड और सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी ये तीनों जो कंपाउंड हैं ओजोन, SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों में ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम डेटिव बॉन्ड भी कह देते हैं इन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल इज। तो अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाई थी, जहां हमने कहा दैट सल्फर जो कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है उसमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो सकता है और सल्फर क्या करेगा, नियर बाई 2 ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में शेयर भी कर सकता है। तो ऑक्सीजन नंबर 3 और ऑक्सीजन नंबर 4 दोनों सल्फर के साथ में देखिए 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कितने यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में हम कह सकते हैं दैट ओवरऑल 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको यहाँ कंपाउंड पूछा हुआ है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना होगा, इन सभी कंपाउंड के अलग अलग हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। सबसे पहला कंपाउंड अगर हम अमोनिया चेक करें तो नाइट्रोजन इसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स है 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है।
तो यहाँ पर ये तो हो गए बॉन्ड पेयर, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जो सिंगल बॉन्ड है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको अपन बोल देंगे लॉन पेयर। यानी कि 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पेयर, और नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है लेकिन उसको डोनेट करने के लिए कोई एक्सेप्टर एटम वहां पर नहीं है, तो यहाँ पर तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। नेक्स्ट हम देखें CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन, इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सेंट्रल एटम कार्बन जिसके वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह अपने सभी एक एक इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ यहाँ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। कार्बन के पास में लॉन पेयर ही नहीं होता, इसलिए यहाँ भी कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट अगला देखें CH3Nc, यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन वैलेंसी शेल में वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यह 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बन यहाँ पर किससे, नाइट्रोजन से अटैच्ड है। जब कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच होता है तो इस तरह के यौगिकों को अपन, जिसमें नाइट्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे इसे, आइसोसाइनाइड। अगर हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वैलेंसी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, और कार्बन जिसका ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट है तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ में अपना लॉन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू शेयर कर लेता है। यानी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ में शेयर कर रहा है। ये जो कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसे हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC इसको हम कह देते हैं। जो आपको याद हो कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1986 में, उसमें जो गैस रिलीज हुई थी जहरीली कार्बाइड गैस, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड हमारी होती है। तो यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसमें नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर कार्बन के साथ में शेयर कर लेता है। नेक्स्ट अगर चौथा कंपाउंड हम देखें, मेथेनॉल हमारा है, जिसमें यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में एक एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, तो किसी भी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इकलौता ऐसा कंपाउंड मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, बोथ कोऑर्डिनेट यानी डेटिव एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। अब देखो आपसे पूछा हुआ है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही बॉन्ड इधर दिए गए कंपाउंड्स में से किस में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर चेक करें। पहला कंपाउंड हमें दिया हुआ है एथिलीन या एथीन जिसको हम बोलते हैं। तो कार्बन जिसके वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये नियर बाई कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड बनाएगा जिसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, और 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में 4 सिंगल बॉन्ड बना लेता है। किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखिए डाइक्लोरोमेथेन हमें दिया हुआ है। तो कार्बन इसकी 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं, दैट CH2Cl2। यहाँ पर भी केवल कोवेलेंट बॉन्ड हमारा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट CH3NH2 मिथाइल एमीन अगर हम चेक करें तो इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, प्लस कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में यहाँ एक डबल बॉन्ड, एक 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे, और नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर है। लेकिन नाइट्रोजन को लॉन पेयर डोनेट करने के लिए कोई डोनर, कोई एक्सेप्टर एटम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, केवल कोवेलेंट बॉन्ड है। वहीं BF3NH3 अगर हम चेक करें तो हमने कहा दैट बोरॉन, यह फ्लोरीन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वेकेंट 2pz ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है। नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक लॉन पेयर इसके पास में है। अब ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर बोरॉन के साथ में शेयर कर लेता है। तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और बहुत सारे
कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स बोथ कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड किसमें, BF3NH3 जो कंपाउंड है उसमें पाया जाएगा, जहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का डायरेक्शन नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट पजेज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब देखिए आपसे पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम चेक करें, डायपोल मोमेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए काम में ली गई फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है। इस डायपोल मोमेंट को हम वेक्टर म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू Q क्रॉस D होता है, जहां Q यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड है, D दोनों एटम के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस है, और ये क्रॉस यानी कि इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ अलोंग बॉन्ड लाइन माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर चेक करें कि इनमें से किसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, देखिए नॉट पजेज हमसे पूछा हुआ है, विच वन डज नॉट पजेज परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, जहां हम देख रहे हैं सल्फर वैलेंसी शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, और सल्फर के पास में क्या हो गया, 2 लॉन पेयर हैं। यहाँ सल्फर अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हो जाएगा sp3, शेप हो जाएगी बेंट, और सल्फर हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव पोल और सल्फर हो जाएगा नेगेटिव पोल, यानी इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी है, बैंड शेप है। तो H2S क्या हो जाएगा, आपका पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड देखें तो फिर से हम कहेंगे दैट सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा और एक पाई यानी 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, और एक लॉन पेयर इसके पास में प्रेजेंट है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से सल्फर पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव पोल हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सल्फर से लॉन पेयर की तरफ हो जाएगी, तो यहाँ पर भी परमानेंट डायपोल का वैल्यू 0 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइसल्फाइड अगर हम देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में हम कहेंगे दैट कार्बन सल्फर के साथ में 2 डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करें तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होने की वजह से 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रन होंगे, जिसके लिए परमानेंट डायपोल मोमेंट वेक्टर म्यू नेट बराबर कितना हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा, यानी CH2 क्या है, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे ही SO3 को अगर हम चेक करें तो SO3 में सल्फर के पास में 3 लॉन पेयर यहाँ पर हैं, ये 3 ऑक्सीजन के साथ में इस तरह से बॉन्डिंग कंडीशन में आ जाएंगे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ऐसे ही तीनों सल्फर ऑक्सीजन के साथ में यही बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हमारी हो सकती है। अगर यही बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रहेगी तो हम क्या देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होने की वजह से 3 वेक्टर जो कि सिमेट्रिक कंडीशन में हैं, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो होते हैं इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब देखिए फिर से परमानेंट डायपोल मोमेंट हमसे पूछा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी की ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी, यानी चेक करें, बोरॉन यह फ्लोरीन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा 120 डिग्री, सल्फर और बोरॉन में से बोरॉन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पर 3 वेक्टर और आपस में सिमेट्रिक पोजीशन में अरेंज हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर म्यू बराबर हो जाएगा 0, यानी BF3 क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, वेक्टर मोमेंट 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाता है। नेक्स्ट, SF4 को अगर हम चेक करें तो सल्फर, इसके वैलेंसी शेल में हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन
4 फ्लोरीन एटम के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड द्वारा अटैच्ड हैं। तो कितने 4 सिग्मा प्लस एक लॉन पेयर सल्फर एटम के पास में है, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाय पायरामिडल, जहाँ सेंटर में सल्फर, फिर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या है, एसिमेट्रिक है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर मॉइटी हो जाएगी। तो वो स्पीशीज जिसके लिए परमानेंट डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, और जिसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता वो हमारी हो जाएगी पोलर स्पीशीज, यानी SF4 परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो ये क्या हो गई, पोलर स्पीशीज हमारी हो जाती है। नेक्स्ट SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, अगर हम देखें तो कार्बन की तरह सिलिकॉन के वैलेंसी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये फ्लोरीन के साथ में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज है। तो ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, बॉन्ड एंगल थीटा बराबर 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका मतलब परमानेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही देखें जिनन टेट्राफ्लोराइड हमारे पास में है, तो इसमें 2 लॉन पेयर जिनन के पास में हो जाएंगे और 4 फ्लोरीन स्क्वायर पैरामिडल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जहां जिनन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो अब ओवरऑल नेट सिमेट्रिक ज्योमेट्री होने की वजह से इसका भी परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो देखिए 4 में से 3 मॉलिक्यूल हमारे जो हैं इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 है, और SiF4 इकलौता ऐसा SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड ऐसा हमारा मॉलिक्यूल है जिसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता, यानी ये क्या हो जाएगा, पोलर मोइटी या पोलर स्पीशीज हमारी हो जाएगी। तो अमंग ऑल दीज ओनली SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो है वो आपका पोलर स्पीशीज है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अब आपसे पूछा हुआ है दैट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, चेक करें। तो यहाँ हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, नाइट्रोजन, इसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, और ये हाइड्रोजन के साथ में 3 कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक लॉन पेयर यहाँ पर है। ऐसे ही NF3 अगर हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड हैं और एक लॉन पेयर हमारे पास में यहाँ पर है। CO2 की अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के साथ में एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, और CH4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड द्वारा अटैच्ड है। तो CH4 से हम शुरू करें, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। सिमेट्रिक ज्योमेट्री होने की वजह से परमानेंट डायपोल मोमेंट मीथेन या मार्श गैस जिसको अपन कहते हैं उसके लिए हो जाएगा 0। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, डेल माइनस डेल प्लस होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों डायपोल हमारे रन होंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी CO2 भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर स्पीशीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगला चेक करें, NF3 और NH3 दोनों का ही केस देखें तो दोनों में सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन है, जहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा डेल पॉजिटिव, नाइट्रोजन हो जाएगा डेल नेगेटिव। ऐसे ही फ्लोरीन और नाइट्रोजन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हो जाएगा डेल नेगेटिव और नाइट्रोजन हो जाएगा डेल पॉजिटिव। अगर हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, और लॉन पेयर की वजह से नाइट्रोजन से लॉन पेयर की तरफ, यानी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे वेक्टर जो हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वहीं नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड में देखें तो यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, और लॉन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट हो जाएगा नाइट्रोजन से लॉन पेयर की तरफ। तो देखें ये जो डायपोल मोमेंट वाले वेक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट कुछ कम हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे दैट NH3 जो है उसका डायपोल मोमेंट NF3 से कुछ ज़्यादा हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए मोस्ट
मैक्सिमम डायपोल मोमेंट वाला कंपाउंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, अमोनिया NH3 हो जाएगा, जिसमें डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर उसी रेशियो में बढ़ते चले जाएंगे। दैट मीन्स अमोनिया NH3 जो है इन सभी में सबसे ज्यादा पोलर मॉइटी या सबसे ज्यादा पोलर स्पीशीज हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, पिक आउट द मॉलिक्यूल्स विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब डायपोल मोमेंट जीरो अगर है तो हम कहेंगे दैट वेक्टर म्यू इज इक्वल्स टू क्यू क्रॉस डी, यानी कि या तो देने वाले स्पीशीज जो है उसमें क्यू बराबर जीरो हो जाए, परमानेंट डायपोल मोमेंट के लिए क्यू अगर जीरो होगा तो डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, या फिर हम कहें कि अगर अलग अलग डायपोल मोमेंट पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए हैं तो ये सारे बॉन्ड इस तरह से सिमेट्रिक अरेंज होने चाहिए कि नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो हो जाए। अब हम चेक करें एक एक करके, जैसे अमोनिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक लॉन पेयर है। यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी पायरामिडल और ये शेप हमारी एसिमेट्रिक है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये हमारी पोलर स्पीशीज है। ऐसे ही H2O वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास में हम देख रहे हैं दो दो लॉन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के पास में, और ये हाइड्रोजन के साथ में दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ भी डायपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट हमारा हो जाता है, जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन वही sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी बेंड शेप और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104 डिग्री के आसपास। नेक्स्ट तीसरा मॉलिक्यूल अगर हम देखें सल्फर डाइऑक्साइड है, जहां सेंट्रल एटम सल्फर के पास में वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और एक इसके पास में क्या हो जाएगा, लॉन पेयर हो जाएगा। तो फिर से बॉन्ड एंग इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, लेकिन लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ज्योमेट्री हो जाएगी बेंड, और बेंड ज्योमेट्री होने की वजह से इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो ये भी आपकी क्या हो गई, पोलर स्पीशीज हो जाएगी। वहीं BCl3 अगर हम देखें तो यहाँ सेंट्रल एटम बोरॉन है, जिसके वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यह 3 क्लोरीन के साथ में sp2 हाइब्रिडाइज वाला ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बॉन्ड एंगल देखिए 120 डिग्री है और तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो सिमेट्रिक पोजीशन पे हैं, तो इसके लिए नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो डायपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल अगर हमें पिक करना है तो हम क्या कहेंगे, BCl3 ट्राइक्लोरोबोरेन जो है वो जीरो डायपोल मोमेंट वाला हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, विच मॉलिक्यूल्स हैज द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। अब आपसे पूछा हुआ है दैट लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा, तो देखिए डायपोल मोमेंट के लिए हमने कहा दैट डायपोल मोमेंट वेक्टर म्यू इज इक्वल्स टू हमारा होता है q क्रॉस वेक्टर d। ठीक है, अब q क्रॉस वेक्टर d है तो लार्जेस्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम कहें q मैक्सिमम हो जाए या फिर हम देखें तो d मैक्सिमम हो जाए। दोनों अगर बढ़ेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाएगा, तो वेक्टर म्यू का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अब q का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, तो हम जाने कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के बीच में अगर डेल्टा En बढ़ेगा, डेल्टा En रेज होगा, तो डेल्टा En बढ़ने पर क्या होगा, Q का वैल्यू यानी इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए सभी में हमें सेंट्रल एटम यानी हाइड्रोजन तो इक्वल दे रखा है और रिमेनिंग जो एलिमेंट हैं वो क्या है, हैलोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं। अब इनमें भी हम जानते हैं कि अगर हम हैलोजन फैमिली में डाउन द ऑर्डर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो डेल्टा En भी आपका डिक्रीज होगा, और अगर डेल्टा En डिक्रीज होगा तो रिस्पेक्टिव हम क्या कहेंगे दैट HF की वजह से सबसे ज्यादा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और सबसे ज्यादा चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो HF का ही डायपोल मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट। आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से वो कौन है जिसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो होता है, तो हम चेक करें, यानी वो ज्योमेट्री जिसके लिए या तो Q बराबर जीरो हो जाए यानी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो, या फिर अलग अलग वेक्टर्स जो हैं वो सिमेट्रिक पोजीशन में हों, और सिमेट्रिक पोजीशन में होने की वजह से उनका वेक्टर सम जीरो आ जाए। तो देखिए अमोनिया, इसके लिए तो हम जानते हैं ये पैरामिडल होगा, यहाँ ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया की जैसे PH3, क्योंकि नाइट्रोजन की ही तरह फास्फोरस भी क्या है 15th ग्रुप का एलिमेंट है, सेम
इसके लिए क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगी, तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम CH4 को देखें तो मीथेन, इसमें देखिए कार्बन, इसका हाइड्रोजन के साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चारों सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हैं। तो जब चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा, और यह सिमेट्रिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पर 0 हो जाता है। इसी तरह से हम देखें डाइक्लोरोमेथेन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के जो दो बॉन्ड्स हैं और कार्बन क्लोरीन के जो दो बॉन्ड्स हैं, इनकी पोलैरिटी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए डेल पॉजिटिव और कार्बन के लिए डेल नेगेटिव होगा, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में अगर हम देखें तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डेल प्लस और डेल माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे को अटैच करते हुए होंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होकर के एक बिगर वैल्यू हो जाएगी। तो CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन, फॉस्फीन और अमोनिया, ये तीनों ही हैं जिनके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता, तो ये तीनों पोलर हैं। वहीं मेथेन जो होता है वो आपका नॉन पोलर स्पीशीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 0 डायपोल मोमेंट वाला स्पीशीज कौन सा हो जाएगा, मेथेन आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर। आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ जो स्पीशीज दी हुई हैं उनमें मोस्ट पोलर स्पीशीज कौन सी है, यानी वो स्पीशीज जिसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, वही आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो चेक करें हम एक एक करके। सबसे पहला कंपाउंड हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे हम देखें मेथेन की अगर बात करें तो मेथेन की ही तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, सिमेट्रिक स्पीशीज होती है, जिसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी ये तो मिनिमम डायपोल मोमेंट वाला कंपाउंड हमारा हो जाएगा। सेकंड देखें हम, हमें क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है CHCl3, तो यहाँ हम कहेंगे दैट एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और 3 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, और इन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेल प्लस कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। वहीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर पोलैरिटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो डायरेक्शन हो जाएगा डेल प्लस हाइड्रोजन के लिए और कार्बन के लिए डेल माइनस। अब डायरेक्शन अगर चेक करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट, तीसरा अगर हम देखें, हमारे पास में है क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन के लिए हम कहेंगे एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और रिमेनिंग 3 जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी फिर से हम कहेंगे हाइड्रोजन है डेल प्लस, कार्बन है डेल माइनस और क्लोरीन भी है डेल माइनस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, और जिसमें कार्बन हो जाएगा आपका डेल प्लस। नेक्स्ट, चौथा हमारा देखें, ये कंपाउंड है हमारे पास में मेथेनॉल, जिसमें हम कह रहे हैं दैट कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और फिर एक ऑक्सीजन के साथ में भी यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 लॉन पेयर है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम चेक करें तो देखिए तीनों में ही देखो, यहाँ पर भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से है। और हम जानते हैं दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करें तो पॉलिंग स्केल पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो 3.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रह जाता है 3.0, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डेल्टा EN ये भी बढ़िया होगा। अब डेल्टा EN अगर हायर होगा तो ज़्यादा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यानी ऑक्सीजन पर हायर डेल नेगेटिव आएगा, कार्बन पर हायर डेल पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से देखिए चार्ज यानी मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली बढ़ता चला जाएगा। कैसे, कि हम जानते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर म्यू बराबर होता है Q क्रॉस D। अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का होता है और कार्बन क्लोरीन की बजाय इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में कार्बन क्लोरीन की बजाय ज़्यादा है, इसलिए मेथेनॉल जो है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड। आपसे पूछा हुआ है कि इनमें पोलर कंपाउंड कौन सा है। तो देखिए अब पोलर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमें दे रखा है HI, जहां हम जानते हैं दैट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 और आयोडीन का 2.6 के आसपास होता है, तो ये पोलर स्पीशीज है। डेल्टा EN 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा पोलर हो जाएगा। ऐसे ही HCl की बात करें, HCl
यहाँ पर देखिए 2.1 है और क्लोरीन 3.0 है, तो ये भी आपका पोलर हो जाएगा, यानी बोथ HI और HCl आपके पोलर हैं। लेकिन अगर इन दोनों की पोलरिटी को भी अगर अपन तुलना करें तो हम कहेंगे डेल्टा EN जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा है बजाय डेल्टा EN, सॉरी हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए ज़्यादा है बजाय HI के। तो जिसमें डेल्टा EN ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, उसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, यानी HCl और HI दोनों ही पोलर हैं, लेकिन HCl की पोलरिटी HI से ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर CH4 की बात करें, ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा आपका, इसीलिए ये तो आपका नॉन पोलर हो जाएगा। यानी हमसे अगर कोई कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड, देखिए एक ही अगर हमें चूज करना है तो हम कहेंगे HCl मोर पोलर होने की वजह से इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज HI भी आपका क्या है, पोलर स्पीशीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे अगर सिंगल आंसर हमें चूज करना है तो। अदरवाइज HIV हमारा क्या है, पोलर स्पीशीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, विच शोज द लीस्ट डायपोल मोमेंट। अब आपको यहाँ पर कहा गया है दैट वो कौन सा है जिसमें लीस्ट यानी मिनिमम डायपोल मोमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए चेक करें। सबसे पहला हमें दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, हम कहेंगे दैट कार्बन ये 4 क्लोरीन के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड बना करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर में बराबर हो जाएगा 0, मिनिमम डायपोल मोमेंट हो गया। दूसरा है हमारा क्लोरोफॉर्म, इसका डायपोल मोमेंट तो 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्लोरीन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर के होते हैं, तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। तीसरा देखिए ये है हमारा एथेनॉल, एथेनॉल में हम देख रहे हैं दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी आपके पोलर नेचर का होता है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और चौथा देखें एसीटोन, एसीटोन के लिए तो हम जानते ही हैं दैट इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर, और इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का होता है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो अब कंपाउंड B, C और D ये तीनों तो आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं जिनके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लीस्ट डायपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा, हमारे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग 0 डायपोल मोमेंट। अब आपको 0 डायपोल मोमेंट वाला कंपाउंड पूछा है तो हमें देखना होगा सिमेट्रिक या फिर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो चेक करें, CCl4 में सभी चारों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिक हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, 0 डायपोल मोमेंट वाला कंपाउंड हो जाएगा। अदरवाइज फ्लोरोमेथेन हो, चाहे क्लोरोमेथेन हो, चाहे ट्राइक्लोरोमेथेन हो, तीनों में ही यहाँ पर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए तीनों ही क्या हो जाएंगे, पोलर स्पीशीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 0 डायपोल मोमेंट वाला स्पीशीज यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 19, विच मॉलिक्यूल डज नॉट शो 0 डायपोल मोमेंट। अब आपसे पूछा हुआ है कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, यानी परमानेंट डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं है। पोलर मोइटी कौन सी है ये आपसे पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे दैट BF3, यहाँ पर बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, और ट्रायंगुलर प्लेनर है तो क्या हो गया, सिमेट्रिक ज्योमेट्री, और सिमेट्रिक होने की वजह से डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। अमोनिया, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पायरामिडल, क्योंकि लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ज्योमेट्री क्या हो गई, पायरामिडल, यानी डायपोल मोमेंट यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। तीसरा देखें CH4 मीथेन, तो CH4 में देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में 4 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बंधा हुआ है, दैट मीन्स सिमेट्रिक ज्योमेट्री, तो इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे अमोनिया इकलौती ऐसी स्पीशीज है जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, जो पोलर स्पीशीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, पॉजिटिव डायपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन। अब आपसे पूछा हुआ है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड कौन सा है जिसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू नॉन जीरो है, या वो जो पोलर स्पीशीज है, ठीक है, वो कौन सी होगी। तो हम कहें, देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास में HF, जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो ये हो गया डेल पॉजिटिव, फ्लोरीन की ज़्यादा है डेल नेगेटिव, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी H से फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पोलर स्पीशीज है जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। BF3 को अगर हम देखें तो ये सिमेट्रिक हो गया, जहाँ पर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और तीनों फ्लोरीन ट्रायंगुलर प्लेनर
में अरेंज हैं तो सिमेट्रिक पोजीशन होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। ऐसे ही बेंजीन में भी डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0 और ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। यहाँ देखें तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होने को तो पोलर होता है, लेकिन सिमेट्रिक अरेंजमेंट की वजह से CCl4 मॉलिक्यूल जो है वो ओवरऑल क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी HF जो है, हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, पोलर स्पीशीज हो जाएंगे। आपको याद रखना है क्या कि जितने भी आपके होमोडायटमिक मॉलिक्यूल हैं, यानी एक एलिमेंट ए का दूसरे एलिमेंट ए के साथ इटसेल्फ बॉन्ड बना हुआ है, तो वो आपका एक नॉन पोलर बॉन्ड होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। प्लस दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, तो हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल हमेशा पोलर बॉन्ड बनाते हैं जिनके लिए परमानेंट डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। एक्सेप्ट एक स्पेशल केस है कि कभी अगर आपको हाइड्रोजन और फास्फोरस का बॉन्ड बना हुआ दिख जाए, तो हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों ही एलिमेंट जो हैं इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल होने की वजह से इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी हाइड्रोजन फास्फोरस का बना हुआ PH बॉन्ड जो होता है वो हेटेरोडायटमिक होते हुए भी नॉन पोलर नेचर का हो जाता है। ये एक्सेप्शंस है जो आपको स्पेसिफिक याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज सारे हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज। अब देखिए नॉन पोलर हमसे कहा हुआ है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके लिए डायपोल मोमेंट वेक्टर म्यू का वैल्यू 0 होता है। जिसके लिए वेक्टर म्यू का वैल्यू 0 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो नॉन पोलर है और सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकता है उसको अपन बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी वो जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो हमें चेक करना है, प्लस वो जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सके। तो जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा उसको अपन बोलेंगे नॉन पोलर, और जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा उसको अपन बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो चेक करें, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सबसे पहले अमोनिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें NH3, हम जानते हैं लॉन पेयर और हेटेरो बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एसिमेट्रिक ज्योमेट्री हो जाएगी, तो ये तो है आपका पोलर जिसका वेक्टर मोमेंट, जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि पोलर होता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होने की वजह से इथाइल अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, पोलर स्पीशीज हो जाएगी जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। वहीं तीसरा है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। इसके लिए हम अगर देखें तो वेक्टर म्यू डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड चाहे से आपका पोलर हो, लेकिन सिमेट्रिक अरेंजमेंट की वजह से सभी चारों जो डायपोल मोमेंट वेक्टर लगेंगे उनका ओवरऑल सम या वेक्टर सम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, आपका नॉन पोलर हो जाएगा। अब डाई मिथाइल सल्फोक्साइड यानी DMSO की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो देखिए CH3 और S का बॉन्ड, ऐसे ही CH3 और S का बॉन्ड और सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये आपका पोलर नेचर का हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो नॉट, ये आपके क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक अरेंजमेंट होने की वजह से नॉन पोलर स्पीशीज नहीं होगी, ठीक है। तो ओवरऑल हम कहें कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें हमारे चारों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो सिमेट्रिक अरेंजमेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारा हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकेगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।